नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज हम बात करेंगे कि क्या अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले 56,000 के पार जा चुके हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई अभी लंबी चलेगी और हमें कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पहले ही ऐसा कह चुके हैं। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कोरोना से पैदा हुए हालात को लेकर चेताया है। उन्होंने कहा कि 99% लोगों के मन में इस बीमारी का डर भर गया है, जिसे हटाना बहुत जरूरी है। जानलेवा तो ये सिर्फ 1% मामले में है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमें अब कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की मियाद बढ़ाते जाना भी कोई समाधान नहीं है। अगले आधे घंटे तक हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, दिल्ली बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हरिहर रघुवंशी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मिराज हुसैन। सबसे पहले सुनते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या। आपने पीक की बात बोली। एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं कि जून में होगा, जुलाई में होगा। फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछे, मुझे लगता है कि उसके बाद भी हो सकता है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर मुझे लगता है कि जो हमारी सिचुएशन है, पीक और देर में भी आ सकती है। मगर जून में आए, जुलाई में आए, सितंबर में आए, जब भी आए, हमें जो हमारा लॉकडाउन है उससे ट्रांजिशन तो करना है। कोविड डेडली डिजीज है, मगर 1% लोगों के लिए, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उस 1% को पूरा प्रोटेक्शन दें। 99% लोगों के लिए ये फेटल बीमारी नहीं है। ये प्रधानमंत्री को बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए, हम सबको बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में, बाकी दुनिया में डर का माहौल है। और अगर हम लॉकडाउन को हटाना चाहते हैं, डर के माहौल को मिटाना ही पड़ेगा। तो डर के माहौल को मिटाना ही पड़ेगा, यानी लॉकडाउन से निकलने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। देश इस तरह से ठप नहीं रह सकता है। प्रशांत, ये जो आज राहुल गांधी ने कहा है, क्या ये वो हकीकत है जिसे समय रहते या अब शायद स्वीकार कर ही लेना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से, यानी अब तो धीरे धीरे आप 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए, इस तरह से देश अगर स्थगित रहा तो कोरोना से शायद बचा रहे, या कुछ लोग बचे रहे, अब ज़्यादा लोग बचे रहे, लेकिन बाकी जो भूख है, जो बेकारी है, वो अपने आप में लोगों को मौत के मुंह में धकेल देगी। जी, देखिए, बहुत से कंट्रीज, बहुत से देश जो हैं वो लॉकडाउन को ख़त्म कर रहे हैं और धीमे धीमे सामान्य जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये वो देश हैं जो अपना पीक जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। केवल एक उसमें अपवाद है कि अमेरिका अभी अपने पीक पर है और उसके बाद भी वो ट्रम्प इस पे आमादा है कि वो बिजनेस चालू किया जाए वहाँ। लेकिन बहुत सी सरकारें, आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया का मैं प्लान देख रहा था, तो उन्होंने 3 चरण का बहुत बढ़िया प्लान बनाया है। लेकिन उनके प्लान में एक बात और है कि जुलाई तक वो करीब 2.5 लाख नौकरियां जो हैं, 8.5 लाख, 8.5 लाख नौकरियां भी क्रिएट कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। हमारे प्लान में जब तक आप रोजगार का और किस तरीके का आर्थिक पैकेज जो है वो जो राहुल गांधी ने कहा, और राहुल गांधी का इंटरेक्शन अभिजीत से हुआ, प्रोफेसर अभिजीत से, उन्होंने भी कहा कि 60% लोगों को सीधे मदद देनी चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तो लॉकडाउन, देखिए, मिडिल क्लास के लॉकडाउन बड़ा ग्लैमरस चीज है। वो बेकिंग कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो कोई गाने वाने बजा रहे हैं। लेकिन जिसके पास खाने को नहीं है, जिसकी ट्रेनें बंद हैं, जो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, जो पैदल सैकड़ों किलोमीटर चल रहे हैं। आज सुबह हमने देखा कि किस तरीके से मजदूरों की औरंगाबाद में जान चली गई, 16 मजदूरों की, ट्रेन से कट के। तो ये सारी विपदाएं इससे भी और ज्यादा भयानक होंगी, बिल्कुल, क्योंकि उस मिसमैनेजमेंट है। यानी जब तक उस मिसमैनेजमेंट को नहीं ठीक करेंगे, जब तक वो
यानी अब हमने ये देख लिया है कि लॉकडाउन करने से जो हम अचीव कर सकते थे शायद वो कर चुके हैं, अब इससे निकलने की जरूरत है। मिराज हुसैन साहब, आपको क्या लगता है राहुल गांधी का आज जो सुझाव है वो कितना जरूरी आप समझते हैं? देखिए, जहाँ तक उनकी प्रेस का सवाल है, सबसे जरूरी 3-4 बातें तरीके से उठाएं कि जो बहुत यानी बिल्कुल बीपीएल कार्ड है, उसके पास है खाना खाने के लिए और वो लाइन लगा हुआ है, संस्थाएं और कुछ सरकारें उसको खाना दे रही है, लेकिन ये चलेगा कोई आंसर किसी के पास नहीं, क्योंकि सरकार ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो कहते हैं कि उनको कुछ पैसे मिलने चाहिए जिससे वो अपने जीवन को दोबारा चालू कर सके। तो इस बात को बिल्कुल गंभीरता से देखना चाहिए। दूसरी बात, मिडिल क्लास को अभी टंडन साहब कह रहे थे मिडिल क्लास के बारे में बहुत फैसिनेटिंग है कि वो अपने ओवन में बेक कर रहे हैं चीजों में। मैं इसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करूंगा कि मिडिल क्लास में भी 3 तबके हैं, एक हायर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास को अगर आज के टाइम छोटा स्मॉल एमएसएमई टाइप का पैकेज नहीं दिया जाता है और उनकी नौकरियों को बचाया नहीं जाता है, तो अगला सबसे बड़ा शिकार जो होने जा रहा है वो लोअर क्लास होने जा रहा है, क्योंकि जो गरीब सड़कों पर चल रहे हैं उनकी पीड़ा तो मीडिया दिखा रही है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के बारे में कोई भी सोच नहीं रहा है, ना कोई बात कर रहा है। और शायद वो तबका है जो ये वो तबका है जो शायद अपनी पीड़ा खुद सामने रखने की परंपरा उसके अंदर नहीं है। वो बहुत इज्जत और टाट का पर्दा लगाकर, अब यशपाल की कहानी पर्दा भी याद आ रही। बहरहाल हरिहर जी, आप सुन रहे हैं जिस तरह से पूरे देश में अब चर्चा हो रही है, आखिर सरकार इस तरह से लॉकडाउन पर लॉकडाउन बढ़ा रही है, लेकिन जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको खोलने का कोई रास्ता उस तरह से नहीं दिख रहा है। जरूर कुछ जोन बना दिए गए हैं, कुछ जगह शराब जरूर बिक रही है ताकि राजस्व मिले, लेकिन जिन मजदूरों के जेब में पैसा जाना चाहिए था, रोजगार सृजन का मामला था, वो हमें नहीं दिख रहा। उल्टा आज हमने ये भी खबर पढ़ी कि रक्षा क्षेत्र में करीब मतलब हजारों हजार नौकरियों को खत्म कर दिया गया सरकार की ओर से। पंकज जी, जिस तरह की बातें हो रही हैं, देखो जब संकट का दौर होता है तो इस तरह की बातें भी होती हैं, लेकिन जो ये बात आई है कि हमको कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि इतना निराश होने की अभी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने इससे पहले भी तमाम महामारियों से हम लड़े हैं, प्लेग से लड़े हैं, स्वाइन फ्लू से लड़े हैं, और भी बीमारियां हैं उनसे भी लड़े हैं। हम इससे भी दुनिया के देशों से सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। लोग बीमार भी हुए, लोगों की दुखद मौत भी हुई, लेकिन आर्थिक गतिविधियां भी आप देखो चरणबद्ध तरीके से शुरू हो रही हैं। ये सबको पता है कि देश को बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता है। जो आर्थिक मामला है उसमें आपने देखा जो वाइन का मामला सबसे बड़ा राजस्व है। पिछले साल आप देखो 1.25-2 लाख करोड़ रुपए राजस्व मिला था सरकारों का, सबका दबाव था और वो खोला गया, सिस्टम से खोला गया। और आगे भी ऐसी योजनाएं बन रही हैं जिससे हमारे मजदूरों को, जो मिडिल क्लास की बात आ रही है, ये सही है कि मिडिल क्लास जो है अपनी इज्जत को ज्यादा तरजीह देता और भूखे रह लेगा, लेकिन किसी से ये कहने नहीं जाएगा कि मुझे भूख लगी है। उसके लिए सोचने की जरूरत है और सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है कि कम से कम लोगों के रोजगार जाएं और कम से कम लोगों को दिक्कतें हों। हरिहर जी आपके पास फिर आएंगे, लेकिन आपको बहुत धन्यवाद। आप शायद पहले व्यक्ति हैं जो इस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता खुलकर कह रहे हैं कि भाई राजस्व मिल रहा है और इसलिए देवालय बंद रहे लेकिन मदिरालय खुल जाए। ये बहुत आपने ठीक बात कही है कि सीधी बात, कोई नो बकवास जो एक नारा है, सीधी सी बात है, भाई राजस्व चाहिए तो फिर मदिरालय खुलेंगे। ये अलग बात है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग 40 दिनों से चल रही थी उसकी भी बैंड बज गई, जिस तरह से वहां पर लोग उमड़े शराब खरीदने के लिए। बहरहाल कुर्बान साहब, आप कैसे देखते हैं? क्या अब मान लिया जाए कि ये हमारी नियति है कि हमें बच बचाकर कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा? वैसे वायरस के साथ ही इंसान आगे बढ़ा है, लेकिन एक ऐसा वायरस आ गया जो हमारी समझ से बाहर है। पर जो पूरी स्थिति बन रही है कि अब इससे डर के निकलिए, इससे डर हटाइए और इसको साथ लेकर इससे बचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए। क्या ये रास्ता ही बचा है? पंकज जी, लड़ती हुई फौजों को जोश दिलाने के लिए तो इस तरह की बातें समझ में आती हैं, लेकिन ये जो कोरोना का प्रकोप है ये किसी भी स्वाइन फ्लू या
और किसी फ्लू से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये एक ऐसा वायरस है जिसने दुनिया को खड़ा कर दिया है। अभी तक ये मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता था कि जिंदगी रुक गई, लेकिन इस वायरस ने पूरी दुनिया को रोक करके ये दिखाया है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। और अगले 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, लोग तो कह रहे हैं 2 साल तक भी मौजूदा हालात में पता नहीं अभी क्या सूरत हाल बनेगी। बहरहाल इतना तो मालूम है कि इस वक्त हमारे यहाँ तो पीक आया हुआ है। और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो 1.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा था वो शराब के लिए खोल करके उसकी तो बैंड बजा दी गई। और अभी मैं दिल्ली में घूम करके आया हूँ कुछ इलाकों में, तो देखा है कि लोग जो हैं वो शराब के लिए हर चीज को तहस नहस करके सारा सोशल डिस्टेंसिंग सब खत्म हो गया। सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार पिछले 1.5 महीने में हमें 2 तरीके उसने सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से बताए गए कि एक तो थाली बजाइए और दूसरा दीपक जलाइए। और अब शायद कोई किसी ओझा के जरिए से बताया जाएगा कि इससे भी भाग जाएगा। कुछ मंत्रियों ने इस तरह के मंत्र फूके भी थे कि कोरोना गो, कोरोना गो। लेकिन सवाल ये कि हमारी अब जो इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है उसको हम कैसे दुरुस्त करें और कैसे उसको शुरुआत करें। और उसमें सबसे ज्यादा चीज ये है कि हमारी संवेदना आम आदमी के लिए, गरीब, मजदूर या हाशिए पर रहने वाले के लिए कितनी है, उसकी ताज़ा मिसाल कर्नाटक है। कर्नाटक में 3 दिन पहले ट्रेन लगा दी गई, प्रवासी मजदूर जाने लगे, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन लॉबी है बिजनेस की उसका दबाव पड़ा और मुख्यमंत्री ने खुद माना कि साहब, उन्होंने कहा कि ये भाग जाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। बिल्कुल, आप इस तरह से चीजों को चलाएंगे, हाँ, इस तरह से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और गुजरात में, सूरत में जो हालात है वो लोग कह रहे हैं कि हम भूल करके भी नहीं आएंगे। और गुजरात की सरकार ने भी और बिहार की सरकार ने भी उनके साथ जो सलूक किया है, यानी एक व्यवहार के धरातल पर कोरोना ने पूरी तरीके से लगता है बदल दिया। पहिए के आविष्कार के बाद ये पहला मौका है जब दुनिया का पहिया, चक्का इस तरह से थमा है। वाकई कुर्बान साहब जो कह रहे थे कि मुहावरा हम सुनते थे थम जाना दुनिया का, वाकई थमी हुई है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद शायद पहली बार इस तरह से औद्योगिक इकाइयां बंद हैं। इसकी कल्पना भी किसी उपन्यास में भी इस तरह से तो शायद नहीं की गई थी। प्रशांत, अभी जो पूरा मसला समझ में आ रहा है, आज तो नितिन गडकरी साहब ने भी कह दिया कि एमएसएमई सेक्टर एकदम तबाह हो गया है, जो शायद सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। ऐसे में अब आप कोरोना के डर से आखिर कब तक छिपे रहेंगे? लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कोरोना अभी पीक पर जाएगा, शायद और आगे जाए। वो सिर्फ जून जुलाई जैसा कि एम्स के डायरेक्टर ने कहा है वही नहीं, मई जून ही नहीं बल्कि सितंबर तक जा सकता है। तो फिर रास्ता क्या है, आखिर क्या करा जाए? देखिए, मतलब मैं कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो यूजुअल फ्लू का सीजन है वो शुरू होता है अक्टूबर नवंबर से। और आपका जो पीक है, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, वो पीक और फ्लू का सीजन की शुरुआत आपस में मेल खाएंगे और भारत उससे निकल जाए, ये हमारी कामना है। लेकिन ये बहुत चुनौतीपूर्ण जो है ये बीमारी है, जैसा कि और हमारे साथियों ने भी कहा कि बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन अब इस चुनौतीपूर्ण में हम करें क्या, दुनिया क्या करे? तो देखिए, दुनिया में तो इतनी बड़ा संकट, जैसा आपने भी कहा, वो विश्व युद्ध के बाद की जैसी इकोनॉमी जो है वो दोबारा न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा, उसमें कभी हम लोग और चर्चा करेंगे। लेकिन भारत के लिए कम से कम एक तो इमीडिएट, क्योंकि उन्होंने 1.5 महीने का जो लॉकडाउन है इसका इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि टेस्टिंग अग्रेसिव नहीं हुई, तो हमको पता ही नहीं है कि अभी जो रेड ग्रीन और जोन भी बनाए हैं वो कितने कारगर हैं, वो पता नहीं, पहली बात। दूसरी चीज कि ये जो जोन्स आपने रेड ग्रीन येलो बना दिए, ये जोन्स आपके कोरोना के जोन्स हैं, बिजनेस की सप्लाई चेन के जोन ये नहीं है। किसी की फैक्ट्री नोएडा में है तो उसको तो सामान पुरानी दिल्ली से रॉ मटेरियल चाहिए, उसको सप्लाई कानपुर में करना होगा, तो वो कैसे करेगा? वो ये इसको बहुत सिस्टमैटिक यहाँ पर वाकई एक कमी दिख रही है, एक कंफ्यूजन दिख रहा है। और ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जो भी कोरोना से लड़ रहे हैं लोग, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो
डॉक्टर हों या चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो उद्योगपति हों, सबको कुछ समझ में आ नहीं रहा ऐसा लगता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद इसके दूसरे पहलुओं पर बात करेंगे। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. राजनीति में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज कि क्या कोरोना हमारे युग का न्यू नॉर्मल है, यानी क्या हमें उसके साथ जीने की आदत अब डाल लेनी चाहिए। लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म करना ज़रूरी है क्योंकि कोरोना से ज़्यादा अर्थव्यवस्था के ICU में जाने की संभावना या आशंका सामने हमारे है। हमारे साथ बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हरिहर रघुवंशी हैं। हरिहर जी, अभी तमाम लोगों की आपने बातें सुनी, आखिर इस पूरी स्थिति में जब ये माना जा रहा है कि अभी जल्दी कोरोना जाने वाला नहीं है, पीक पर अभी और आने वाले दिनों में आ सकता है, मई जून, कुछ लोग सितंबर तक कह रहे हैं, ऐसे में आर्थिक गतिविधियों के लिए जो सरकार की ओर से जिम्मेदारी दिखनी चाहिए थी, आपने कहा कि हम मजदूरों को पैसे देंगे, हम रिपोर्ट कर रहे हैं जगह जगह दिखा के उनको पैसे नहीं मिले हैं, वो पैदल ही घरों को जाने के लिए मजबूर हैं, यहाँ तक कि लोग एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। आज ही 16 लोगों की जान गई है। इस तरह की तमाम ऐसी घटनाएं, ऐसा लगता है कि मजदूरों का कोई देश है ही नहीं। जिन मजदूरों पर हम गर्व करते हैं, जिन्होंने शहर बनाए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाई हैं, आज वो एकदम बेदखल हो चुके हैं इस पूरी व्यवस्था से। उनकी मौत पर कितना भी दुख भरा ट्वीट हो, सच्चाई ये है कि उनको आपने पूरी तरीके से फेल किया है। ये पलायन उनका नहीं है, दरअसल सरकार का पलायन है। क्या ये बात आप मानेंगे? पंकज जी, लॉकडाउन सिर्फ तैयारियों के लिए था। ये सबको, पूरी दुनिया को पता है कि कोरोना से लड़ने का कोई टीका अभी नहीं बना है। हर देश जिसने भी लॉकडाउन किया वो सिर्फ तैयारियों के लिए किया। और पहले केसेस इसलिए नहीं आ रहे थे कि पहले हमारी पास क्षमता नहीं थी, हमारे पास किट नहीं थी, हमारे पास टेस्टिंग व्यवस्था। हरिहर जी माफ करिएगा, मैं टोकना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन आपसे सवाल यह है कि अन्य देशों ने एक एक आदमी के पास उसको भोजन मिले इसकी व्यवस्था भी पहले की, और आपने मजदूरों को उनके घर पैदल जाने के लिए छोड़ दिया, गाड़ी भी नहीं चलाई इतने दिनों तक, और जब चलाई तो आप उनसे किराया वसूल रहे हैं। ये टीके वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, पंकज जी, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि किसी भी मजदूर से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। 15% राज्य सरकार दे रही है, 85% केंद्र सरकार दे रही है। किसी से कोई, मैं फिर बड़े अदब से आपसे कहना चाह रहा हूं कि टिकट हैं, टिकट बाकायदा उनसे 720, 950 बसों का भी ले लिया गया है। ये सब अखबारों में छप रहे हैं, टीवी में दिखाए जा रहे हैं। आप कहां हैं? गाइडलाइन है उसको भी हम लोगों ने ट्वीट किया। क्या गाइडलाइन MHA की आई है, क्या रेलवे मिनिस्ट्री की आई है? उसमें साफ लिखा है, उस गाइडलाइन में साफ लिखा है, गाइडलाइन में साफ लिखा है कि टिकट का पैसा लिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि तैयारियां नहीं की गई है। 1,70,000 करोड़ का पैकेज सबसे पहले मोदी सरकार ने डिक्लेयर किया, जिस समय बिल्कुल कोरोना शुरू हुआ था। उज्ज्वला योजना है जिसके तहत राहत दी जा रही है। 80,000 परिवार हैं। सर, उस पैकेज में, माफ करिएगा, उस पैकेज में टिकट नहीं है, उस पैकेज में भोजन नहीं है, उस पैकेज में लोगों को घर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। दूध बिना बच्चे मर रहे हैं, खाने बिना लोग मर रहे हैं। बहरहाल आप जो कह रहे हैं वो शायद वही कह पाएंगे, मैं समझ सकता हूं। जैसे समस्याएं आ रही उसके निराकरण के लिए, अब पता नहीं 40 दिन तक कौन भूखा रह सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है आपने जैसा कहा कि जब आपको समझ में आएगी ये समस्या तो आप उसका हल जरूर करेंगे। हम आपकी नीयत पर कोई शक नहीं करेंगे। विराज हुसैन साहब कह रहे हैं, सरकार के पक्ष के लोग, बीजेपी के लोग, कि हमने सब कुछ किया है। आपने सस्पेंड कर दिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम कानून को सस्पेंड कर दिया। हाँ, ये तो बहुत ही गंभीर मसला है, ये तो एक अलग ही मसला, इस पर हम लोग बात करेंगे। विराज हुसैन साहब, ये जिस तरह से बीजेपी के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई समस्याएं धीरे धीरे जैसे सामने आती हैं वैसे दूर की जाएंगी, सरकार ने इतना बड़ा पैकेज दिया है, फिर आखिर शिकायत क्यों कर रहे हैं लोग?
देखिए, एक चीज होती है घोषणा करना और दूसरी चीज होती है धरातल पर वो घोषणाएं दिखना। प्रवक्ता जी खुद जाके दिल्ली घूम लें या जहां भी वो रहते हैं घूम लें, देख लें, ना जाने कितने मजदूर जो है वो सड़कों पर नंगे पांव चले जा रहे हैं, ना उनको खाना मिल रहा है और ना उनको जाने की व्यवस्था मिल रही है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा था अभी शुरुआती दौर में कि राजस्व जो है वो शराब से आता है, तो मेरा एक सुझाव है कि गुजरात में शराब बैन है, वहां राजस्व का बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। अपने प्रदेश में खुद की सरकार है, उससे सौतेला व्यवहार ना करें, गुजरात में भी शराब खोल दें। तीसरा सुझाव मेरा है कि मेरे दोस्त कंटल साहब ने कहा था कि रेड जोन और ग्रीन जोन की बात करें, तो ग्रीन जोन सरकार के हिसाब से जो मुझे समझ में आता है वही है जहां पर टेस्टिंग कम हुई है। तो तरबूजे की तरह है, जब ऊपर से हरा है, जब अंदर उसे काटोगे तो वो लाल हो जाएगा। और अंतिम में मैं एक बात उनसे कहूं कि इन सारी बातों के साथ साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो यहाँ क्रिएट हुआ है कि हमारे जो सरकार है पैसिनेशन में बहुत बिलीव करती है। यानी रात को 8 बजे आके फट से बताया कि 2 घंटे में ऐसी चीजें होने जा रही हैं। अगर यही लॉकडाउन मजदूरों को समय दे के 1 हफ्ते का घर भेजने के बाद किया जाता और ये बता दिया जाता कि 2 महीने का या 45 दिन का या 3 महीने का लॉकडाउन, ये आलोचना आ चुकी है। कुर्बान साहब को वक्त नहीं मिला है। कुर्बान साहब, अभी जो जिस तरह से हमारे प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है, क्या सचमुच हम जो हकीकत देख रहे हैं और सरकार की जो कार्रवाइयां हैं उसमें इतना बड़ा गैप क्यों है? क्या सरकार सचमुच सोचती है कि वो डंडों से, बंदूकों से वायरस को मार सकती है? नहीं, वायरस को तो नहीं, लेकिन गरीब लोगों को जरूर मार सकती है। और उसकी तस्वीरें हम रोज टेलीविजन चैनल्स पर और अखबारों में देखते हैं। रोजाना आम आदमी की पिटाई हो रही है। इवन के जो दिल्ली में शराब की दुकानों पे लाइन लगी हुई थी उन पर भी लाठीचार्ज हुआ, जो रेवेन्यू दे रहे हैं 70% से ज़्यादा। लेकिन सवाल ये है कि ये युद्ध जैसी स्थिति है, इसमें किया क्या जाना चाहिए? और इसमें राजनीति करने के बजाय या वन अपमैनशिप करने के बजाय सब लोगों को मिलकर के आना पड़ेगा। जैसे अकाल की स्थिति होती है, ये वैसी स्थिति है। और उसमें जो सरकार के पास में इस वक्त सरप्लस है गोडाउन्स में, उसको गरीबों को और कम से कम दामों पर बेचा जाना चाहिए। नई फसल आ चुकी है, उसको रखने की जगह नहीं है, पुराना वो खाली करें गोडाउन्स, लोगों को राहत मिलेगी। कुछ ऐसी योजनाएं देहात में शुरू की जा सकती हैं, मनरेगा जैसी योजनाएं, जिसमें कुछ कम लोग एक वक्त में काम करें और उन्हें कम से कम महीने में 10 दिन का रोजगार मिले। इस तरह की गारंटी हो जाए तो कम से कम भूखों मरने की नौबत नहीं आएगी। और तीसरी चीज ये कि ये कॉरपोरेट की तरफ देखना या बड़े घरानों की तरफ देखना, अमीर लोगों की तरफ देखना, ये बंद होना चाहिए। हमारी सोच उन 50 करोड़ लोगों के लिए होनी चाहिए जिनके पास 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं है, और उनको 2 जून की रोटी किस तरह 2 जून की रोटी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है ये वो समय है, इतिहास का पहला काल, ये जो युग चल रहा है जिसमें हम कम से कम शराबियों को पहली बार इतना सम्मान देते देख रहे हैं। अब वो इकोनॉमी वॉरियर्स हैं। बहरहाल प्रशांत, अभी आपने सवाल उठाया था कि उत्तर प्रदेश में श्रम कानून स्थगित कर दिए गए हैं। क्या लगता है कि जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए, खास तौर पर लोगों की जेब में पैसा, उनके घर में राशन, उसकी जगह इसका फायदा उठाकर उन श्रम कानूनों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है जो सदियों के संघर्ष के बाद मिले थे? क्या ये लोकतंत्र को भी स्थगित करने का एक षड्यंत्र है? बिल्कुल। और देखिए, जैसे कि प्रोफेसर अभिजीत ने कहा राहुल गांधी के साथ बातचीत में कि 60% लोगों को भी अगर आप आर्थिक राहत देते हैं तो 65,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा। 65,000 करोड़ रुपए भारत के लिए क्या है, जिसका कि जीडीपी 33 लाख करोड़ है साल का, तो 1% भी नहीं है। आप ये देखिए कि अमेरिका ने 10% दिया है अपने जो आर्थिक पैकेज है अपने जीडीपी का, जर्मनी ने 19% दिया है, इंग्लैंड ने 14% दिया है। तमाम सरकारें अपने नागरिकों को दे रही हैं पैसे। और अमेरिका में तो $500 बच्चों तक को मिल रहा है। वो ठीक है, उनकी इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन उसके अनुपात के हिसाब से हमने तो कुछ भी नहीं किया है। हमने तो 1% ऑफ इकोनॉमी भी अपने लोगों को नहीं दिया, पहली बात। दूसरी चीज कि देखिए, आपको देश के अंदर बहुत पॉजिटिव माहौल बनाना पड़ेगा। लोग एक तो बीमारी से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, भूख से जूझ रहे हैं, उसके साथ साथ आपने ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, गिरफ्तारियां हैं, नफरत की बातें हैं।
और नफरत की बातें कोई और नहीं कर रहा है, सरकार से जुड़े हुए लोग या उनकी विचारधारा के लोग ही नफरत की बात कर रहे हैं, जिसकी पूरे दुनिया में थू थू हो रही है जी। कल कनाडा में एक व्यक्ति की नौकरी चली गई इसी में। तो ये पॉजिटिव, अकेला भारत एक ऐसा देश है जहां पे ये भी हो रहा है। यानी अगर नफरत को तो लॉकडाउन कर दें कम से कम। बिल्कुल, कोरोना वायरस से लड़ना है, कोरोना को हराना है, लेकिन नफरत का वायरस उससे भी बड़ा है और उसको अगर आप नहीं हरा पाए तो शायद कोरोना से भी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए कोरोना के साथ अगर आगे बढ़ना है, कोरोना से लड़ना है, तो नफरत के वायरस को भी खत्म करना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति में आज बस इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।